हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के सर मैथ्स वाले। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं आज आपके सामने लाया हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, जो हम स्टेट सिलेबस से पढ़ते हैं। जो तेलंगाना में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, ये उन लोगों के लिए अलग से एक चैप्टर है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं वो परेशान मत हुई, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा रियल नंबर्स की। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट नाप लेते हैं और अपने हिसाब से आसानी से उसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आइए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें होने वाली है उसको आराम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा कि ये क्या है, तब हम आपको आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। आजकल सबके पास उनका मोबाइल तो होता ही है, तो एक मोबाइल में अंदर आपको एप्लीकेशन खोलने के लिए बहुत सारी स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, उसको आपको पासवर्ड से खोलना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको एप्लीकेशन मिलती है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या एक एक आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस करते जा रहे हैं। पहले मोबाइल, फिर आपने उसका पासवर्ड खोला, फिर उसको आपने ढूंढा, तब जाके आपको एक एप्लीकेशन मिली। तो एल्गोरिदम भी यही है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक के बाद एक जो स्टेप आप करते हैं उसे कहते हैं हम एल्गोरिदम। सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम उसको सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। चलिए देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। चलिए हमें अगर डिवाइड करना पड़े 15 को 4 से, तो हम कैसे करेंगे। हम यहां पे देखेंगे 4 3 are 12, तब हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 15 माइनस 12 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को हमने 4 3 are 12 लिखा और 15 को इस 12 से सबट्रैक्ट किया, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। ये क्या किया, ये भी तो एक स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप आपने किया या नहीं। यहाँ पे 4 into 3 पहले आपने वो किया, फिर आपने 15 माइनस 12 किया, तब आपको रिमाइंडर 3 आया। ये भी तो एक एल्गोरिदम है जो बचपन से सीख लेते आ रहे हैं। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम भी सेम यही होता है। अब ये यूक्लिड्स की तरफ चलते हैं। यूक्लिड्स क्या होता है, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है। जैसा कोई चीज किसी के करने पे उसको हम उसका नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा द एपीजे अब्दुल कलाम, ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन कहते हैं। क्यों, उन्होंने हमें मिसाइल बनाकर दी, इसीलिए हम उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे यूक्लिड्स ने हमें एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया है HCF को फाइंड करने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड्स। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। कई बार आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि थियरीज का नाम हम साइंटिस्ट के नाम से रख देते हैं, जैसे कि जे थॉमसन, नील बोर, ये सब थियरीज वो लोग के नाम पे रखे गए। तो चलिए मैं थोड़ा यूक्लिड्स के बारे में बात कर लेता हूं। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं लेमा। ये लेमा क्या होता है, चलिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा दूंगा। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है, हम उसको यूज करके एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे हम कहते हैं लेमा। ए ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अ न्यू स्टेटमेंट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सन राइजेस इन द ईस्ट, हम ये ऑलरेडी प्रूवन है, हम इसका एक और स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट। ये ऑलरेडी प्रूवन था, हम इसको लेकर एक और स्टेटमेंट बना लिए, तो हम इसके क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेमा। चलिए आपको बता देता हूं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा हमने क्यों समझा। ये दो चीज़ों की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें आपको एक्सरसाइज 1.1 करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिदम को और अच्छे से जानने के लिए वापस से फिर से डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो डिवीजन करते हैं हम। अभी हमने किया था डिवीजन 15 का 4 से, 4 3 are 12, और इसको हमने माइनस किया था और आंसर आया था 3। अब ये सब चीज़ें जो हमने अभी लिए हैं, इन सब का भी नाम होगा, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, ये चैनल का भी नाम है आर के सर
मैथ्स वाले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे इस चीज़ों का भी नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15। ये 15 का भी एक नाम है जो अंदर छुपा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, इसका नाम होगा डिविडेंड। इसका नाम होगा डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा डिवाइजर। अच्छे से याद रख लीजिए, बीच में जो होता है वो डिविडेंड, बाहर जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जिसकी मदद से हम डिवाइड करेंगे कोशिएंट, और जो आखिरी में बेचारा बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसे हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। तो जल्दी से देख लीजिए, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो क्या हम इसको, मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 15। सबसे पहले हमारे पास होगा 15। अब हमने क्या किया, अब हमने ये 4 लिया, अब हमने ये 4 लिया जो डिवाइजर है। मैं यहाँ ऊपर उसको डी लिख देता हूँ। फिर देखिए आपके पास था कोशिएंट, आपने कोशिएंट से उसको मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 ये होगा आपका कोशिएंट। प्लस आपने क्या किया, प्लस अगर आपका रिमाइंडर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो 4 × 3 क्या होगा, 12 होगा। प्लस 3 मतलब यहाँ पे भी 15 आपको आ गया, जो ऑलरेडी आपको 15 प्रूफ करना था। तो 15 = 15। अब अगर मैं इस मेथड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो वो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा A है, मान लीजिए ये हमारा A है। A = मान लीजिए ये हमारा जो डिवाइजर है वो है B, वो है B। ये तो हमारा क्वोशिएंट ही था, हम इसको क्वोशिएंट लिख देंगे, हम इसको क्वोशिएंट लिख देंगे। प्लस ये क्या था, ये तो आपका रिमाइंडर था, प्लस R। तो ये हमारा जनरल फॉर्म क्या बन चुका है अब, A = B × Q + R। चलिए उसको एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। A = BQ + R, यही तो था वो। चलिए अब ये A, B, Q और R क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये था डिविडेंड, = ये था डिवाइजर, इनटू कोशिएंट प्लस R क्या था हमारा, रिमाइंडर। ये क्या था हमारा, रिमाइंडर। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम डिवीजन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तभी आपको HCF डिवीजन एल्गोरिदम करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूँ। ये जो हमारा डिवाइज़र है B, ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, ये हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। देखिए ये डिवाइज़र हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, और जो ज़ीरो होगा, जो ज़ीरो होगा वो छोटा होगा, वो छोटा होगा R के या फिर उससे इक्वल भी हो सकता है। ये जो हमारा रिमाइंडर है ये होगा बड़ा 0 से, और हमारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा होगा रिमाइंडर से। समझ में आ गई बात, फिर से एक बार समझा दूँ। ये डिवाइज़र होगा हमेशा बड़ा रिमाइंडर से, और ये जो 0 है ये 0 से बड़ा होगा हमारा रिमाइंडर। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम करके बता देता हूँ, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0 <R B। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर हमें चाहिए 100, अगर हमें चाहिए 100 और हमें डिवाइज़र दिया गया है 60, अगर हमें चाहिए 100 और हमें डिवाइज़र दिया गया है 60, याद रखिए ये डिवाइज़र हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, ये ध्यान रखिए, और रिमाइंडर जो बड़ा होगा वो होगा 0 से या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 60 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 100 देगा, जो हमें 100 देगा। 61 ज़ा 62 ज़ा 120, 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। ये तो 120 नहीं होगा, हमें तो 100 ही चाहिए। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेंगे 1, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 60 × 1 ही लेना होगा आपको। अब यहाँ 61 ज़ा 60 प्लस ये रिमाइंडर क्या लिखेंगे, अब आपको तो 60 मिल गया है, अब कितने चाहिए हमको प्लस करने के लिए, और
हमें चाहिए 40, हमें कितने चाहिए और हमें चाहिए 40। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइजर है ये बन जाएगा अब डिविडेंड, ये बन जाएगा अब डिविडेंड। यहाँ पे आप लिखेंगे 60 और ये जो रिमाइंडर आपका है ये अब बन जाएगा डिवाइजर। ये क्या बन जाएगा? ये अब बन जाएगा आपका डिवाइजर। अब आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फिर से ढूंढने होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 40 ऐसा कौन सा टेबल से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 60? ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे भी हम 40 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अब कितने रिमाइंडर बच रहे हैं आपको? कितने और चाहिए जो 60 बनाएगा इसको? हमें चाहिए और 20, हमें चाहिए और 20। गौर करके देखिए यहाँ पे डिवाइजर जो है वो बड़ा है रिमाइंडर से और रिमाइंडर बड़ा है 0 से। समझ में आ गई बात? चलिए फिर से लेना पड़ेगा हमें, तब आएगा अब 40 इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा, तो 20। अब और करिए, अब हमारे पास है 20 और हमें चाहिए 40 प्रूफ करने के लिए। अब ये 40 जो है कौन से टेबल से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें 40 आएगा? 20 इंटू 2। अगर हम यहाँ पे 20 इंटू 2 करेंगे, 22 ज़ा 40, हमें तो मिल गया। हमें जो चाहिए थे वो हमें तो मिल गया। अब हमें रिमाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? +0, +0। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर जो है वो है रिमाइंडर से बड़ा और हमारा रिमाइंडर है या तो इक्वल टू 0 या तो उससे बड़ा। यहाँ पे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये हमने पूरा प्रोसेस कर दिया है। अब देखिए ये जो हमारा डिवाइजर होगा ये होगा हमारा HCF। यही तो मेथड था जो यूक्लिड्स ने हमें डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू बताया था। जी हाँ, यही वो मेथड है जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में करना है। तो हमने आसानी से इसको समझ लिया कि किस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम करके HCF लाते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन फॉर HCF। तो चलिए सबसे पहले HCF जान लेते हैं क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको HCF क्या है कंप्लीटली बता दिया था और उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ ऊपर आई बटन पे वो आ जाएगा, आप देख लीजिए। तो जल्दी से देख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर होता क्या है। चलिए मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, 2 और 4। छोटे एग्जाम्पल्स लूँगा तो जल्दी से समझ लेंगे हम। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 1 और 2। चलिए देख लेते हैं वैसे ही 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं। 4 के फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे 1 2 4, 1 2 और 4 ये आ गए हमारे फैक्टर्स। चलिए इनमें से कॉमन क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉमन होगा 1 और कॉमन होगा 2। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है? यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर्स 1 और 2। इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे है 2। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा हमारे पास 2। इसका आंसर होगा 2। अब यहाँ पे इस HCF को यूक्लिड्स ने अलग से डिवीजन एल्गोरिदम के तरीके से हमें बताया है। क्यों? क्या भाई हम इस मेथड से नहीं कर सकते उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आपको इस छोटे नंबर्स की जगह बड़े बड़े नंबर्स दे दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर, तब आप कैसे करेंगे? इसीलिए इसके फैक्टर्स लाना आसान है, बट बड़े नंबर्स के फैक्टर्स लाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए यूक्लिड्स भाई साहब ने क्या किया? बहुत ही आसानी से हमें एक एल्गोरिदम दे दिया, उसको हमें फॉलो करते जाना है और आंसर में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। ये हमारा स्टेट सिलेबस की बुक है जो हम तेलंगाना में फॉलो करते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आप कहीं भी देख लीजिए, मगर तेलंगाना का आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल इस तरह से हर प्रॉब्लम नहीं कराएगा। तो ये एक ऐसा एकलौता चैनल है जहाँ पे आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम
टू फाइंड HCF ऑफ, यहाँ पे आपको 3 बिट्स दिए गए हैं, हम एक एक करके हर एक बिट को सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला है 900 and 270, सेकेंड वाला है 196 and 38,220, थर्ड वाला है 1650 and 2032। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालने अगर बैठ गए तो हमें पूरा साल निकल जाएगा, बट हम यही एक्सरसाइज में अटक के रह जाएंगे। इसीलिए यूक्लिड्स भाई ने हमें एक अलग से एल्गोरिथम दिया है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले पहली बिट की तरफ बढ़ते हैं और इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं 900 और 270, इसका आपको HCF लाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों में से सबसे बड़ा वाला नंबर लेना होगा। दोनों में से सबसे पहले आपको एक बड़ा वाला नंबर चूज करना होगा। ये हम ले लेंगे 1, ये हम ले लेंगे A, और जो दूसरा वाला नंबर आपको दिया गया है वो हम ले लेंगे 270। जब आपने फॉर्मूला पढ़ रहा था, जब मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि A क्या होगा हमारा, A होगा डिविडेंड, ये क्या होगा हमारा डिविडेंड, और B क्या होगा हमारा डिवाइजर, ये क्या होगा हमारा डिवाइजर। चलिए अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 900 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी होगी 270, बी की वैल्यू होगी 270। क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि वो मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और रिमाइंडर के लिए मैं डैश डाल लेता हूँ। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे हमको चाहिए 900 और हमें दिया गया है 270। अब हम क्या करना, अब हम करेंगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जो या तो 900 हो जाए या तो उसके क्लोज हो जाए। अब 27 के टेबल में 900 तो नहीं आता है, तो चलिए हम इसको इसके पास लेके देखते हैं। 270 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये क्या होगा 3 0 0, 3 7 21, 3 2 6 प्लस 8, ये कितना होगा 810। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 और हमें क्या आ रहा है 810। अब हमें चाहिए 900 जिसमें हमें मिल चुके हैं 810, तो हमें और कितने चाहिए ये 900 बनाने के लिए, और हमें चाहिए 90, और हमें चाहिए 90। चलिए अब देखते हैं, ये जो 270 है ये हमारा बन जाएगा अब डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर। एक और बार ब्रैकेट डाल लीजिए, प्लस रिमाइंडर हमारा हो जाएगा डैश। चलिए अब देख लेते हैं ये कौन से टेबल में 270 बनता है। 90 इंटू हाउ मच इज इक्वल टू 270। 99 का टेबल तो हमें आता है, 9 3 जा 27, तो 90 इंटू 3 कितना होगा, 90 इंटू 3 होगा 270। हमें तो पूरा पूरा मिल गया। अब ये रिमाइंडर का क्या करें, ये रिमाइंडर का हमें लिखना होगा 0। जब भी हमें रिमाइंडर मिलता है 0 हम वहीं पे रुक जाते हैं। अब हमारा HCF क्या होगा, ये जो डिवाइजर हमें मिला है अभी अभी 90, ये होगा हमारा HCF ऑफ 900 एंड 270 इज क्या होगा 90। HCF क्या होगा इसका 90। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 196 और 38220। तो सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होगा, वो होगा A जो कि हमारा डिविडेंड है, और छोटा वाला नंबर होगा हमारा B जो कि हमारा डिवाइजर। चलिए मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब A की प्लेस में मैं लिखूंगा 38220 इज इक्वल, डिवाइजर होगा हमारा 196 इनटू ब्रैकेट में क्वेश्चन प्लस डैश में रिमाइंडर। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। हमें जो दिया गया नंबर है वो है 3 डिजिट नंबर। हमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो नंबर है 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने नंबर्स आएंगे, मुझे नंबर्स आएंगे सिर्फ 4। मुझे नंबर्स आएंगे सिर्फ 4। मतलब यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर को हमें फिर से 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट नंबर भी मिल सकता है। चलिए इसको 196 को एक 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 196 को मैं ये अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, मैं 190 से करके देख लेता हूँ। 0 का पूरों से 0 होगा, प्लस 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 80 प्लस 5 86, और 9 1 जा 9 प्लस 8 मतलब 17।
फिर से प्लस डाल लेता हूँ, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 0 4 12 17, 37240। हमें क्या चाहिए? 38220। तो चलिए हम तो थोड़े करीब आ गए, और एक बार एक नंबर से ट्राई करके देख लेते हैं। 196 इंटू 195, 5 6 ज़ा 30, 9 5 ज़ा 45, 3 + 48, 5 1 ज़ा 5, 9 9 6 ज़ा 54, 9 9 ज़ा 81, 81 86, 9 1 ज़ा 9, 9 17 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, 10 16 22, और ये होगा 9 9 18, 38220। मुझे तो मिल गया ये, मैंने किया 3 डिजिट विद 3 डिजिट और मुझे मिल गया ये आंसर 38220। तो 196 को आपको लिखना होगा 195, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा 0। तो यहाँ पे हमें डिवाइजर जो हमारा है ये होगा हमारा HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज, क्या है यहाँ पे HCF? 196। चलिए बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन की लास्ट बिट भी करा देता हूं, ऐसा कोई नहीं कराएगा, आप पूरे YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का हर बिट यहाँ पे करा के ही छोड़ूंगा। चलिए चलते हैं 1651 एंड 2032। तो यहाँ पे आपको HCF फाइंड आउट करना है। पहला वाला स्टेप जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा होगा डिविडेंड, जो होगा A 2032, और हमारा B होगा 1651। चलिए अब जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये है हमारा जनरल फॉर्म। अब मैं यहाँ पे A की वैल्यू ले लूंगा। A की वैल्यू कितनी है? 2032 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या होगी? 1651 इंटू प्लस रिमाइंडर, इंटू प्लस रिमाइंडर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे भी 4 डिजिट का नंबर है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो शायद ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ एक ही से करूंगा। 1651 इंटू 1, 1651 इंटू 1 वही वैल्यू मिलेगी, हमें चाहिए ये। तो अब हम इजी स्टेप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके देख लेंगे। 2 - 1 1, 3 में से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 13, 5 8 होगा, 9 - 6 is 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 381। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड और ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर, वैसे ही क्वोशिएंट और यहाँ पे डैश। तो अब चलिए देख लेते हैं ये क्या होगा। यहाँ पे है 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे है 4 डिजिट नंबर, तो हमें इसको कितने बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 3 4 ज़ा कितना होगा? 12। यहाँ पे 81 भी है, तो शायद मैं इससे फाइंड आउट कर लूँ। 381 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 15। मुझे मिला 1524, जो कि बहुत करीब है 1651 के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 381 इंटू 4, जो मुझे 1524 मिला है मैं उसको इससे सबट्रैक्ट कर दूंगा। 1651 माइनस 1524, यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से बोरो कर लूँगा। 6 7 बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1। ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा रिमाइंडर। चलिए अब फिर से ले लेते हैं, ये बन जाएगा डिविडेंड और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर। अब इससे हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 381। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है और हमें चाहिए एंडिंग विद नंबर 1। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 7 1 ज़ा 7, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 127 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 381। 7 2 ज़ा 14, 4 से एंड हो रहा है, जी नहीं आएगा। 7 3 ज़ा 21, शायद ये आ सकता है। 127 इंटू 3 मैं करके देख लूंगा। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 8, 3 1 ज़ा 3, जी हाँ ये तो आ गया, ये तो आ गया। हमें चाहिए मल्टीप्लाई करना 127 को 3 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे HCF क्या होगा? अरे भाई हमने इतने बार तो कर लिया है। यहाँ पे HCF होगा 127। HCF ऑफ 1651 एंड 2032 इज 127। यहाँ पे मुझे बहुत झुक जाना पड़ रहा है, मगर आपको मैं आंसर्स करा के ही छोड़ूंगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यूज डिविजन एल्गोरिदम टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम 80 से 90% बच्चे नहीं समझते और एग्जाम में यही आ जाता है। सब HCF के पीछे भागते हैं बट ये कोई नहीं समझता।
तो चलिए यहाँ पे मैं आपको आसानी से समझा दूंगा कि किस तरह से ये करें, और मैं जिस तरीके से आपको कर रहा हूँ वो आप एग्जाम में भी एज इट इज लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यूज डिवीजन एल्गोरिदम, जो हमें यूक्लिड ने दिया। टू शो दैट आपको बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर आपको इंटीजर्स नहीं मालूम तो मेरा वीडियो रियल नंबर्स पे जाके इंट्रोडक्शन का देख लीजिए, वहां पे आपको सब मालूम हो जाएगा। तो इंटीजर माने यहाँ पे होगा नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव तो हटा देंगे हम शुरू करेंगे जीरो से, बट और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑड, ये कह रहा है हमें ऑड मतलब अब 1 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, इसी तरह से पूरे ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ये हमें यहाँ पे दिखाना है वेयर q इज सम इंटीजर। तो चलिए प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। आसानी से मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे कि हमें किस तरीके से ये प्रॉब्लम करना है। तो लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए और इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो क्या है वो तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमें क्या ले लेंगे, ए को हम ले लेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए ये ए क्या हो गया हमारा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे उस फॉर्मूले की तरफ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 होगा कम या इक्वल रिमाइंडर के, और ये रिमाइंडर कम होगा b के, और ये रिमाइंडर कम होगा b के। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये बी क्यू प्लस आर की जगह पे मैं आपको 6q+1 लिख के बताऊंगा। a इज इक्वल टू, a माने हमारा एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 6q+1, और एक देखिए 6q+3, और एक देखिए ये मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ 6q+5। यहाँ पे ये 3 नंबर्स मैंने लिख लिए जो हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे गौर से देखिए 6 और 6। अब ये नंबर आप अगर इससे कंपेयर करके देखेंगे तो ये b वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 मिल जाएगी। b वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे, 6। तो इसी तरह से आपको b वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। a तो हमारा हो गया एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर और b क्या हो गया हमारा 6। अब हमें जैसा कि b मिल चुका है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 6। अब चलिए इस b को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 6। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 6 जो है ये तो मैक्सिमम है, हमें इससे रिमाइंडर कम ही मिलेगा या फिर उसके इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें किससे स्टार्ट करना होगा, हमें स्टार्ट करना होगा रिमाइंडर्स 0 से, हमें स्टार्ट करना होगा रिमाइंडर्स 0 से। 0 1 2 3 4 और 5। ये मैक्सिमम हमारा 6 है, रिमाइंडर छोटा होगा 6 से, रिमाइंडर छोटा होगा 6 से, इसीलिए मैं यहाँ पे 5 रिमाइंडर्स लिख के छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 रिमाइंडर्स लिख के 5 तक लिख के छोड़ रहा हूँ। चलिए अब ये नंबर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले आएगा a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6, q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। ये हो गए हमारे a के वैल्यूज। मैंने यहाँ 6q प्लस रिमाइंडर को सब्स्टिट्यूट किया, वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। b तो हमारा 6 है, इसीलिए मैंने हर नंबर पे यहाँ पे 6 लिख दिया। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो चलिए देख लेते हैं a इज इक्वल टू 6q। अब ये जो 6 है और ये q है,
हमें यहाँ पे दिया गया है वेयर q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए q अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी इंटीजर है, मैं मान लेता हूँ 1, मैं मान लेता हूँ 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। बट हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि a तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, a तो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ q, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 6 2 जा 6 इंटू 2 12 प्लस 1। आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर रख ले, देख लीजिए यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर रख के देख लीजिए, अगर आप उसको प्लस 1 करेंगे तो आपको ऑड ही नंबर आएगा, आपको ऑड ही नंबर आएगा। तो ये भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे भी आप कोई भी एक इंटीजर डाल दीजिए, कोई भी एक इंटीजर डाल दीजिए। अगर आप उसको प्लस 2 करेंगे तो फिर से आपको इवन नंबर ही आएगा, आपको इवन नंबर ही मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आगे कर लेते हैं 6q प्लस 3। यहाँ पे आप कोई भी नंबर एक इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। फिर देख लेते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अगर यहाँ पे आप कोई भी एक इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपको आएगा इवन ही नंबर, तो आपको आएगा इवन ही नंबर। अगले चल लेते हैं 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। q आप कोई भी एक इंटीजर लेके सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और उसमें 5 ऐड कर लीजिए तो आपको ऑड नंबर ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर a cannot be 6q। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 6q होगा, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। a cannot be 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, मतलब ये a हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। तो होगा एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अब जल्दी से इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p या फिर 3p प्लस 1। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर माने यहाँ से जो भी हमें राइट हैंड साइड ऑफ मिलेंगे नंबर लाइन के, वो हमारे पूरे पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 ये सब हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a क्या ले लेंगे हम, a यहाँ पे ले लेंगे लेट a बी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे a क्या ले लेंगे, a ले लेंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आप इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 यहाँ पे आपको b मिल जाएगा, 3 यहाँ पे आपको b मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे आप इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कंडीशन क्या था, 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू r, r शुड बी लेस देन b। 0 लेस देन हो जाएगा r के, r लेस देन हो जाएगा 3 के। तो कितने रिमाइंडर्स आएंगे आपको, रिमाइंडर्स आपको आ जाएंगे 0 1 और 2। हमें रिमाइंडर्स आ गए 0 1 और 2। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू b कितना है हमारा, b है 3 और q क्या है, यहाँ पे q की प्लेस पे यहाँ पे हमें क्या यूज़ कर रहा है, p यूज़ करना है। क्वेश्चन की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, p यूज़ कर रहे हैं। प्लस रिमाइंडर होगा 0, फिर हो जाएगा 3p प्लस 1, फिर हो जाएगा 3p प्लस 2। अब यहाँ पे 3p प्लस 1 मतलब वो वापस से 3p हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देने का है। चलिए देख लेते हैं इसका स्क्वायर करके। 3p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9p स्क्वायर हो जाएगा।
चलिए अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 3 × 3p²। ये 3 अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3p², यहाँ पे 3, यहाँ पे 3p²। अब मैं यहाँ पे 3p² को मान लेता हूँ 3p, यहाँ पे मैं पूरे 3p² को क्या मान लूँगा, सिर्फ एक p मान लूँगा, तो ये आ गया ना 3p के फॉर्म में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 3p + 1 होल स्क्वायर 9p², 6p + 1। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ 2 टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। 3 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो ये होगा 3p² प्लस ये होगा 2p + 1 बाहर आ जाएगा। अगर मैं ये पूरे टर्म को यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए कोई भी, यहाँ पे पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ये नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे ब्रैकेट को मैं लिख लूँगा 3p के फॉर्म में +1 आ गया ना, 3p + 1 के फॉर्म में। इसी तरह हम इसे भी स्क्वायर कर लेंगे। 3p + 2 होल स्क्वायर = 9p² + 12p + 4, 9p² + 12p + 4। अब मैं ये पूरे टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो क्या हो जाएगा 3p² + 4p + 1, और ये जो बाहर 3 × 1 = 3 और बाहर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले चुका हूँ, 3 × 1 = 3 बाहर हो जाएगा 1। अब ये पूरे ब्रैकेट में अगर मैं p की जगह पे कुछ भी एक इंटीजर ले लूँगा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो वो हो नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरे टर्म को मैं ले लूँगा p + 1, तो आ गया ना 3p + 1। तो लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p + 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं 4th वाला क्वेश्चन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कोई भी पूरा करके नहीं बताएगा, तो इसी चैनल पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और कंप्लीट मैं आपको करके ये बताऊंगा। चलिए देखते हैं। यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपको स्टेप्स सेम फॉलो करने होंगे, बस छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्यूब दिया गया है। चलिए कर लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a = bq + r। अब a यहाँ पे क्या होगा, a यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, सो लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा हो गया। चलिए चलते हैं बी की तरफ। बी देखिए यहाँ पे क्या है, 9 9 9, हर जगह 9 आ रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 9। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके, 0 < r <9। तो रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे रिमाइंडर्स हमारे हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें हमारे रिमाइंडर्स मिल गए। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करके मैं बताऊंगा a = b कितना होगा हमारा, 9 होगा, 9q + r। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है और रुक जाना है। इसके बाद का स्टेप आपको क्यूब करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। चलिए अब यहाँ पे क्यूब करके देख लेते हैं। तो a³ = 9q + r होल क्यूब, 9q + r होल। अब देखिए ये किसके फॉर्म में है, ये है a + b होल क्यूब के फॉर्म में। मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b होल क्यूब = a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब ये आपको ये राइट हैंड साइड के तौर पे लिखना है। चलिए देख लेते हैं, 9q होल क्यूब + r³ + 3a² मतलब 9q² और r हमारा जैसे का वैसा + 3 × 9q × r²। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पूरे टर्म्स पहले लिख लेते हैं और ये r³ को लास्ट में लिख लेंगे। 9q होल क्यूब + 3 × 9q² × r + 3 × 9q r² प्लस ये वाला टर्म मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ जो कि है ना r³। अब देखिए यहाँ पे हर एक टर्म में आपको 9 कॉमन मिल जाएगा। हर एक टर्म में आपको 9
कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 9 कितने बार है, 3 बार है, तो मैं एक बार बाहर निकाल लूंगा तो कितने बच जाएगा, 9 स्क्वेयर क्यू क्यूब। क्यू तो क्यूब ही था, क्यू को मैंने कॉमन नहीं निकाला है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्लस 3 इंटू, यहाँ से मैंने 2 स्क्वेयर, यहाँ पे 2 9 थे, यहाँ पे मैंने एक बाहर ले लिया तो कितने बच जाएंगे, 3 इंटू 9 क्यू, 3 इंटू 9 क्यू स्क्वेयर, और 8 जैसे का वैसा, प्लस यहाँ से मैंने 9 बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3QR स्क्वेयर, प्लस R क्यूब बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 9 कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से मैंने 9 क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए आपको जो ये ब्रैकेट में मिल चुका है, यहाँ आप कोई भी एक नंबर सब्स्टिट्यूट करके देख ले सकते हैं, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये पूरे हमारा ये ब्रैकेट को मैं क्या लिख लूँगा, ये पूरे हमारे ब्रैकेट को मैं मान लूँगा 9m, ये पूरे ब्रैकेट को मैं मान लूँगा m, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस R क्यूब। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको क्यूब किया और ये बन गया हमारा 9m प्लस R क्यूब। चलिए अब हम एक एक करके रिमाइंडर को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और हमारे आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 9m प्लस R क्यूब। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर्स आ चुके हैं, चलिए एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहला वाला रिमाइंडर हमारा होगा 0, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इज इक्वल टू 9m प्लस 0 क्यूब, जो कि होगा 9m। जी हाँ, हमें मिल गया है। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 9m प्लस, रिमाइंडर की जगह हमें क्या लिखना होगा, 1 क्यूब, जो कि होगा 9m प्लस 1। जी हाँ, ये तो मिल गया। चलिए चलते हैं तीसरे की तरफ, r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 9m प्लस 2 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 9m प्लस 2 क्यूब मायने हमको 2 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 9m प्लस 8। चलिए चलते हैं अगले की तरफ, r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 9m प्लस 3 क्यूब। अब ये क्या होगा, 9m प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा 27, क्या होगा 27। अब देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ दोनों में से 9 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा m, यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस 9 3 27, कितना होगा, मैंने तो 9 यहाँ कॉमन निकाल लिए है, तो यहाँ अंदर आएगा 3। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, m प्लस 3 को मैं m मान लूँगा, m प्लस 3 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m मान लूँगा, तो हम मिल गया ना 9m। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरह से हमें पूरे करने होंगे। फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला करके देख लेते हैं, r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 9m प्लस 4 क्यूब। चलिए देख लेते हैं, 9m प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 64, सो 9 को कॉमन निकालिए, 4 प्लस, अब 9 के टेबल में 64 तो आएगा नहीं, 9 8 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 63, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए, 63 मतलब यहाँ पे एक और हमें चाहिए, तो प्लस 1 लिख लेंगे, हम प्लस 1 लिख लेंगे। अब ये m प्लस 8 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m, 9m प्लस 1। तो मैं यहाँ का हिस्सा रब कर देता हूँ, तब आपको आगे के फॉर्मूलेस करके बता दूंगा। अगर आपने ये कॉपी करना है तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं सिक्स्थ वाला, r इज इक्वल टू अब होगा 5, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 9m प्लस 5 क्यूब। अब देखिए 9m प्लस 5 क्यूब क्या होगा, 125, 9m प्लस 125। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें 9 कॉमन लेना होगा, तो क्या ये क्या बन जाएगा, m प्लस 13। अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 117। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, 13 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 117। तो यहाँ पे हमें मिल गया है 117 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 125। चलिए 125 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो ये होगा कैरी, ये होगा 1। अब 15 माइनस 7 करेंगे है तो हमें मिलेगा 8, तो यहाँ पे हमें और कितने चाहिए, 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरे को ब्रैकेट को m लिख लेंगे और प्लस 8, ये तो हमें मिल गया। चलिए देख लेते हैं अगला वाला स्टेप, r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 9m प्लस 6 क्यूब। अब ये कितना होगा, 9m प्लस 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। अब यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा m प्लस ये 216 कौन से टेबल में जाएगा, 9 के, 24 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, प्लस 3 21, तो ये हो जाएगा 24 ज़ा
ये हम पूरे ब्रैकेट को m ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 9m। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। r इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 9m प्लस 7 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 7 क्यूब क्या होगा, 9m प्लस 243, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 243। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन क्या लेंगे हम, 9 कॉमन लेंगे, m प्लस 27 टाइम्स m प्लस 27, मतलब 27 इंटू 9 आप अगर आप करेंगे तो आपको आएगा 243। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट को हम m मान लेंगे तो ये भी 9m हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 9m प्लस 8 क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये 8 क्यूब क्या होगा, 9m प्लस 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। यहाँ पे 512 लिख लेंगे। चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस अब कितने बार जाएगा, 56, अब जाएगा 56 से। तो चलिए देख लेते हैं 56 को मल्टीप्लाई करके, 56 इंटू 9 मतलब 9 6 54, 9 5 45, 45 प्लस 5 50, 504 आ रहा है। हमें चाहिए यहाँ पे दिया गया है 512। तो चलिए देख लेते हैं इसको माइनस करके कितने बच रहे हैं, ये कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्लस कितना लिखना होगा, 8 लिखना होगा। तो चलिए m प्लस 56 को हम क्या लेंगे, हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो हमने यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स ले लिए और मैंने सब कुछ आपको करके दिखा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देख लेते हैं ये लास्ट वाला प्रॉब्लम, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो रीड करते हैं। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n प्लस 2, n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत गौर से इस प्रॉब्लम को समझना होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3 मतलब यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारा, 3 है, मतलब हमारा b यहाँ पे क्या है, 3 है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे तो हमें खुद ही इन्हें दे दिया है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे b हमें ऑलरेडी दे दिया है। चलिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ, a नहीं, क्योंकि यहाँ पे n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया, हमने लिया था लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर वैसे लिया था। यहाँ पे हमने क्या दिया है, n दिया है, तो हम यहाँ पे लेंगे n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन विल बी सेम, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ये हमारा कंडीशन। तो चलिए देख लेते हैं b की वैल्यू कितनी है। b यहाँ पे होगा 3, क्यों, इट इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 मतलब यहाँ पे 3 हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा, जो कि यहाँ पे b है। तो b कितना होगा हमारे पास, वो होगा 3। तो चलिए देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके इसमें, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3। अब देखिए रिमाइंडर्स कितने आते हैं, रिमाइंडर्स हमारे पास आ जाएंगे 0, 1 और 2। तो यहाँ पे हम एक एक करके केस सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर आराम से आ जाएगा। सबसे पहले केस 1 में ले लेता हूँ, जहाँ पे रिमाइंडर हमारा होगा 0। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ 3 दिया गया है, जो कि है n प्लस 2 और n प्लस 4। चलिए अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू, b क्या है हमारा, 3 है, 3 क्यूब प्लस r इज इक्वल टू, हमने पहली क्लास में क्या लिया है, 0 लिया है। सो r इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0, ये 3 क्यू प्लस 0 मतलब वापस ये 3 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 क्यू मिल गया है, ये 3 जो है 3 से तो आराम से डिवाइड हो सकता है, ये 3 हम यहाँ आराम से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस, रिमाइंडर हमारा 0 है, हमें प्लस 2 भी बोथ साइड्स करना है, क्योंकि हमारा 1 आउट ऑफ 1 होगा ये 3 में से, तो हमें तीनों भी चेक करना पड़ेगा। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब मैं यहाँ पे अगर देखूंगा 3 क्यू प्लस 2, यहाँ पे q जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करिए, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मिलता है, यहाँ पे आपको
2 मिलेगा। जब भी आपको यहाँ पे 3 प्लस 2 मिलेगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नॉट डिविजिबल बाई 3। आगे बढ़ते हैं n प्लस 4, n प्लस 4, तो 3 प्लस 0 प्लस 4, तो कितना होगा 3 प्लस 4 होगा। फिर से हमें यहाँ पे इवन नंबर मिल गया है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए ये तो हो गया हमारा 1 आउट ऑफ 1, तो मतलब यहाँ 3 कंडीशंस में से सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में हम ले लेंगे r इज इक्वल टू 1। अब क्या लेना होगा आपको, r इज इक्वल टू 1। सबसे पहले n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 से डिवाइड हरगिज नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हरगिज नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस n1 प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा 3q प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 3q प्लस 3। यहाँ बोथ हमारे दोनों नंबर्स यहाँ पे 3 मिल गए हैं, ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, सो इट इज डिविजिबल बाई 3। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्लस 4, कितना हो जाएगा 3q प्लस 5। ये 5 3 के टेबल में कभी नहीं जाएगा, सो इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे भी देखिए तीनों हमारे दिए गए नंबर्स में से सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में, 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3। चलिए देख लेते हैं केस नंबर 3, जहां पे होगा r इज इक्वल टू लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर 2। तो चलिए n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये भी नहीं होगा, आपको पता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट वाला n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 प्लस 2। क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे 3q प्लस 2, बिकॉज हमारा सेकेंड वाला टर्म यहाँ क्या दिया गया है n प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस करूंगा तो यहाँ पे भी प्लस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 4। 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो चलिए इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। n प्लस 4 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 6। यहाँ पे देखिए दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, ये 3 भी 3 के टेबल में जाएगा, 6 भी 3 के टेबल में जाएगा, सो नाउ इट इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस 1 इज सेटिस्फाइंग द रिजल्ट, मतलब यहाँ तीनों में से हमको एक मिल गया है जो डिवाइड होता है 3 से। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, छोटी सी छोटी चीज़ आपको आपके सामने करके बता दी है। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, और जो कोई भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्कूल्स में बोलिए, आपके फ्रेंड्स को बोलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। CBSE स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा सेम टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 1.1 CBSE NCERT के बुक से लेके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।